दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए के तिवारी आप लोगों का कुछ एक नवीन विषय से परिचय कराता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग अक्सर सुनते हैं गवर्नमेंट, सरकार, और दूसरा एक अंग्रेजी का शब्द है गवर्नेंस। तो थोड़ा सा फर्क है इसमें, और जो लोग स्वयं व्याख्या करते हैं वो इसको भली भांति समझ सकते हैं। इसी को आईक्यू लेवल कहा जाता है। बहुत से लोग शब्दों का अर्थ सिर्फ शब्द से समझते हैं, कुछ लोग उसके भाव को समझते हैं। गवर्नमेंट क्या है? यह जनता द्वारा चुनी हुई एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे राजतंत्र को चलाती है। अब गवर्नेंस क्या है? इस सरकार द्वारा जो सरकार जनता को, व्यापारियों को, स्वयं सहायता समूह को या सब प्रकार के समूहों की सुविधा का ध्यान रख के, जिसमें विद्यार्थी भी आते हैं, हमारे समाज का हर वर्ग आता है, इनकी सबकी सुविधा का ध्यान रखते हुए जो नीतियां सरकार लाती है और उनको क्रियान्वित करती है, उसको बोलते हैं गवर्नेंस। अब कभी कभी फॉल्स गवर्नेंस होता है दोस्तों। सरकार जो कर रही है उसको उजागर कौन करता है? मीडिया, यानी दृश्य और श्रव्य, दो प्रकार की मीडिया है। आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, श्रव्य मीडिया है, सुनी जाने वाली। दृश्य मीडिया उसे कहते हैं जिसमें सरकार के कहीं एक्सीडेंट हुआ वो भी दिखाया जा रहा है, कहीं उपलब्धियां हैं वो भी दिखाई जा रही हैं, वो फोटो भी दिख रही है, ये वीडियो भी दिख रही है। लेकिन जहां सिर्फ आप बात को सुन रहे हैं वो श्रव्य मीडिया है। माध्यम, मीडिया क्या है? माध्यम। तो इन माध्यमों से आपको पता चलता है कि वास्तव में सरकार कर क्या रही है, सरकार की नीतियां समाज पर किस प्रकार से प्रभाव डाल रही हैं, अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। तो गवर्नमेंट वही अच्छी होती है जिसकी गवर्नेंस अच्छी हो, अर्थात उसके सरकार का प्रभाव बाजार के ऊपर, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि जो हम लोग बैंकों द्वारा फाइनेंस करके छोटी छोटी जो महिलाओं की टुकड़ी है उनको प्रमोट करते हैं, वही सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं है। मैं उसका थोड़ा एक अलग व्यू रखता हूं। जो हमारे व्यापारी हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, निम्न हों या मध्यम हों या उच्च हों, ये सभी गवर्नेंस के पार्ट हैं। अगर सरकार ऐसी नीतियां लाती हैं जिससे कि बाजार विकसित होता हो, बाजार में अनुकूलता आती हो, जनता के हिसाब से बाजार का भाव नियंत्रित होता हो, जनता के हिसाब से रोजगार पैदा होता हो, जनता के हिसाब से जन सुविधाएं पैदा होती हों, इंफ्रास्ट्रक्चर जनता की सुविधा को प्रदान करने के लायक डेवलप होते हों, जिसमें रोड, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आप लोग मेरे से ज़्यादा समझ सकते हैं, मैं तो सिर्फ एक संकेत दे रहा हूँ। तो ये सरकार के प्रभाव है जिसको गवर्नेंस बोलते हैं। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है मीडिया यानी प्रचार तंत्र के ऊपर। अब जो मीडिया है, अब मीडिया को प्रचार तंत्र अगर कहा जाएगा तब तो सरकार प्रचार करा लेती है। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल शासित जो राज्य सरकार थी, उसने क्या किया कि शौचालय बनवाया और उसका व्याख्या मीडिया में क्या दिया कि उन्होंने रूम बनवाए। क्या 4-5 लाख के रूम वो बनते हैं शौचालय? नहीं, लेकिन उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट किया। मीडिया ने वो प्रचारित किया जो दिल्ली की राज्य सरकार ने, अर्थात आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल के द्वारा लीड की जाने वाली सरकार ने कहा। लेकिन जब मीडिया स्वतंत्र नहीं होगी, जिसमें न्यूज़पेपर्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, अब देखिए जनता को न्यूज़पेपर का क्या रोल है। गवर्नेंस को समझने के लिए न्यूज़पेपर आवश्यक है और टेलीविज़न भी आवश्यक है, जिसमें श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम होते हैं। जनता ये डिसाइड कर पाती है कि हमारी सरकार जो गवर्नमेंट है वो गवर्नेंस ठीक से दे पा रही है या नहीं।
अनुकूल तरीके से चल पा रही है या नहीं, परंतु जहां मीडिया का मैनेजमेंट हो जाता है उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की थी केजरीवाल की, उन्होंने क्या किया कि सरकार शराब की नीतियों में इस प्रकार के परिवर्तन किए, इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी रख दी कि जो छोटे छोटे शराब के व्यापारी थे वो उसमें बिट लगा ही नहीं पाए, और जो बहुत पैसे वाले लोग थे सिर्फ वही उसमें रहे, और उसमें रह गए 2 या 3 आदमी। पूरे दिल्ली में शराब बेचने का काम 2-3 आदमी के हाथों में चला गया। इन्होंने उनका मुनाफा 2% से 12% कर दिया, 10% का घोटाला हो गया। भाई सरकार का पैसा जा रहा है ना। अब उन्होंने कहा कि जो हम 10% और ये 12%, 2% वो पहले वाला मिला के जो दे रहे हैं, इसमें से आप लोग 6% हमको नगद लौटाएंगे, बैंक के द्वारा ट्रांजेक्शन नहीं लेंगे। अब एक्चुअली सरकार घोटाला कर रही है। जनता को क्या समझ में आ रहा है कि सरकार ने शराब हर जगह उपलब्ध करा दी, क्योंकि समाज का एक वर्ग है जो शराब को अच्छा मानता है। समाज में अच्छे बुरे हर प्रकृति के लोग हैं, हर प्रवृत्ति के लोग हैं। तो अब उन लोगों के लिए सुविधा हुई। बाकी जो माताएं हैं, गृहिणियां हैं, उनका घर का पैसा शराब में जाने लगा, घर में झगड़ा झंझट होने लगा, अव्यवस्थाएं पैदा होने लगी, बच्चों के चरित्र पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा, ये सब अव्यवस्थाएं पैदा हुई। परंतु उस आम आदमी पार्टी की केजरीवाल द्वारा गवर्न होने वाली सरकार ने ये सब नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि 12% प्रॉफिट हम तुम्हारा कर देते हैं भैया, लेकिन 6% हमको नगद लौटाओगे, ताकि इसका कोई रिकॉर्ड न बने कि हमने कोई घोटाला किया। वैसे तो इस घोटाले से पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं आ रहा, वर्बल प्रूफ आ रहा। लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, क्योंकि पैसा नगद लिया गया और उसको पंजाब के चुनाव में प्रयोग किया गया। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, पैसा पानी की तरीके से बहाया गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा कि 1 महीने बाद ही वहां सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। केंद्र सरकार के दरवाजे पर आकर के खड़े हुए गुहार लगाई कि केंद्र सरकार हमको रिजर्व बैंक से पैसा दिलवा दे। भाई केंद्र सरकार के तो पूरे राष्ट्र में जितने राज्य हैं सब पर ध्यान है। केंद्र सरकार बैलेंस करके चल रही है। 2-2.5 साल के कोरोना की महामारी जो आपदा रही है पूरे विश्व के ऊपर, हिंदुस्तान उस आपदा से भी गुजरा है। पूरे राष्ट्र को केंद्र ने अपने स्तर पर राशन मुहैया कराया है, गेहूं, चावल, चना, तेल, नमक तक। तो आखिर केंद्र सरकार की क्षमताएं भी तो हैं, उसकी सीमा है, असीमित नहीं है। यह ब्रह्मांड के बराबर शक्तियां नहीं है भारतवर्ष के पास। भारतवर्ष तो इस भूखंड का, पृथ्वी पर एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा है, तो निश्चित है इसके संसाधन भी सीमित ही हैं। और इसके ऊपर 140 करोड़ का आबादी का बोझ, इसके ऊपर भी नीतियां हैं, सब कुछ नियंत्रित करना है। सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, सबको मैनेज करके चल रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। अब लेकिन यही गवर्नमेंट अगर गलत तरीके से अखबार में प्रचार देने लगे, जैसे कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली प्रदेश की सरकार थी, इसने विदेशों में एक अखबार में छपवा दिया कि दिल्ली की शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। आप अपने देखते तमाम इंस्टीट्यूट वाले अखबारों में छपवाते रहते हैं, अपने प्रचार को एक पूरे पन्ने का समाचार बना देते हैं। तो ये तो विज्ञापन द्वारा है, इट इज नॉट रियल गवर्नेंस, ये मीडिया मैनेजमेंट है। आपने दृश्य मीडिया या श्रव्य मीडिया या न्यूज़पेपर, किसी भी तरीके से जो आप कर रहे हैं, करनी और कथनी में फ़र्क है, वो आप दिखा रहे हैं। ये इसको बोलते हैं मिस गवर्नेंस, नॉट गवर्नेंस। अब अगर अच्छा गवर्नेंस होगा, अब बाजार का देख लीजिए, भारत सरकार ने टुकड़ा चावल विदेशों को भेजना बंद कर दिया है, जिसको वो लोग पोल्ट्री वगैरह में इस्तेमाल करते थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरा विश्व व्यापार संगठन भारत के विपरीत हो गया। वहाँ से तमाम देशों ने कहा कि भारत की नीति गलत है, ये जो भेजता था इन्होंने भेजना क्यों बंद कर दिया।
अरे भाई, हमें गवर्नेंस देनी है, हम किसी प्रकार से ये तो प्रयास करेंगे ना भाई कि हमारे देश की जनता को खाने के लिए होगा, उसके बाद तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। इस साल बरसात कम हुई है, 18-20% धान की खेती कम हुई है क्षेत्रफल के हिसाब से। हो सकता है पैदावार के हिसाब से ये और भी ज़्यादा नुकसान में जा रही हो, तो गवर्नमेंट तो इसको मैनेज करेगी ना, ये सच्चाई है। अब पता चला कि हमारे यहाँ 20% अनाज तो कम पैदा हो रहा है, और लेकिन हम दिखाएं कि हमारे पास सरप्लस है जी, हम बांट रहे हैं दुनिया को, तो क्या होगा? हमारे देश में अकाल पड़ जाएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने, विश्व व्यापार संगठन के सामने हम क्यों झुके? इट इज गुड गवर्नेंस, इसी को अच्छी सरकार बोलते हैं। तो मोदी जी ने यह फैसला लिया। तो आपको हमेशा यह देखना है कि आप जन जन पर इसका क्या प्रभाव आ रहा है। अब जनता में विद्यार्थियों के ऊपर क्या प्रभाव आ रहा है, शिक्षकों के ऊपर, नौकरी करने वाले वर्ग के ऊपर, जो लोग स्वयं द्वारा रोजगार उत्पन्न करते हैं, चाहे वो छोटे छोटे घर में कोई कुटीर उद्योग चलाते हों या कोई ट्रेडिंग करते हों, माल को खरीदना और बेचना, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, व्यापार। वो निर्माता नहीं है। फिर एक निर्माता ग्रुप है जो कुछ बनाता है, चाहे वो मोमबत्ती बनाता हो, माचिस बनाता हो, या कार बनाता हो, या हवाई जहाज बनाता हो। तो इनके अनुकूल भी पॉलिसीज गवर्नमेंट को रखनी है, क्योंकि इनका भारत की इकोनॉमी में बड़ा योगदान है, अर्थव्यवस्था में योगदान है। अभी भारत के तमाम अनुसंधान के लिए कोष दिया जा रहा है, तो उसका प्रतिफल भी तो हमको मिल रहा है ना। उसके प्रतिफल में क्या हो रहा है कि भारत नई नई ऐसी तकनीकी का प्रयोग कर रहा है जिससे भारत का विकास दिख रहा है, आगे समाज चलने में सुविधा बढ़ रही है। और रक्षा क्षेत्र में तो विशेष सराहनीय है किस प्रकार से हम लोगों ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, हल्का लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर हम लोगों ने बनाया है, जो 36,000-30,000 फीट की ऊंचाई पर जा करके और लड़ाई लड़ सकता है, जबकि ऐसा वर्ल्ड में कोई हेलीकॉप्टर है ही नहीं। हम लोगों को कारगिल के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, पाकिस्तान उधर से ऊंची ऊंचाइयों पर बैठ चुका था, हमारे हेलीकॉप्टर्स वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, उसकी आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था, लेकिन मोदी जी ने आकर के यहाँ पर इसको तैयार किया है। तो तमाम उसको गिनाने की जरूरत नहीं है। हमारा यहाँ मतलब है गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस। अच्छी सरकार किसको कहते हैं और बुरी सरकार किसको कहते हैं, सिर्फ आपको ये समझाना है दोस्तों। मैं एक सामाजिक जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। परंतु जो केजरीवाल सरकार ने किया कि शराब की नीतियों में व्यापारी को 12% का फायदा दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकार के सामने इतना बड़ा रखा कि 2 लोगों को छोड़ के तीसरा आदमी उस सिक्योरिटी को डिपॉजिट करने में सक्षम नहीं हो पाया, वो टेंडर कर ही नहीं पाया। तो टेंडर कंपटीशन होता है ना कि उचित रेट से आपने लिया, 3 आदमी कम से कम रेट देंगे और जो सबसे अच्छा रेट देगा, सबसे कम और सरकार के लिए, समाज के लिए बेनिफिशियल होगा, लाभप्रद होगा, उस रेट पर वो चीज़ बेची जाएगी या उसको उस कार्य को दिया जाएगा, जैसे चाहे पुल निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, कुछ भी, आयुध निर्माण हो। तो अब इन्होंने 12% दिया उसको। एक तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा कि आम आदमी उसमें आ ही नहीं पाया, आम व्यापारी उसमें आ ही नहीं पाया, सिर्फ 2 घराने आए, और 2 जो आए उनसे इन्होंने कहा हम प्रॉफिट आपको 2% के बजाय 12% दे रहे हैं, 6% हमको आप 2 नंबर में लौटाएंगे नगद। अब ये जनता का पैसा है ना साहब, आपने उसको 12% प्रॉफिट दिया, 10% एक्स्ट्रा दिया, तो किसका दिया? पहले भी दिया जाता था 2%, अब 10% और फालतू दे दिए, 5 गुना अधिक। यानी एक शासन काल में आप 5 शासन काल अतिरिक्त का भी बेईमाना कर रहे हैं, जनता के पैसे को लूट रहे हैं। फिर क्या है, मीडिया मैनेजमेंट में आपको बता रहा हूं, इन्होंने यहां पर मोहल्ला क्लिनिक खोली, आम आदमी पार्टी में बताया गया कि भाई खूब प्रचार किया,
₹49.5 लाख दोस्तों, आधा करोड़ से भी कम मोहल्ला क्लिनिक खोलने में खर्च किया गया। दवाइयाँ उसमें थी नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था थी नहीं, सिर्फ खोला गया जैसे तैसे। और उसके प्रचार में 250 करोड़ रुपया खर्च किया गया। सोचिए जरा, मोहल्ला क्लिनिक के प्रचार में 250 करोड़ रुपया खर्च किया गया। आधा करोड़ यानी 500 गुना, आधा करोड़ लगाया गया और 500 गुना खर्च करके, 250 करोड़ खर्च करके उसको प्रचारित किया गया। इसको बोलते हैं मीडिया मैनेजमेंट। यहां मीडिया कमजोर हुई, गवर्नेंस भी कमजोर हो गई। मीडिया को जब आपने सच्चाई समाज के सामने नहीं आने दिया तो सरकार का झूठा कार्य दिखाई दिया। जनता क्या जान रही है भाई? आम जनता तो सिर्फ अपने कमाने और खाने तक सीमित है, लेकिन समाज के कुछ बुद्धिजीवी हैं, हम आप जैसे लोग, जो अपने अलावे राष्ट्र की भी चिंता करते हैं, समाज की भी चिंता करते हैं। नजफगढ़ दिल्ली में एजुकेशन मॉडल की, जिसकी इन्होंने अखबारों में प्रचार निकलवाया विदेश में, लंदन में, वो तो पेड़ प्रचार था। इन्होंने बोला कि लंदन वालों ने भी हमारी एजुकेशन नीति की वो की है, तारीफ की है। अब क्यों पकड़े जा रहे हो भाई? पोल क्यों खुल रही है? दिल्ली में नजफगढ़ एक मोहल्ला है, और नजफगढ़ पहले गांव था। उस नजफगढ़ में एक स्कूल है जिसमें सिर्फ 40 विद्यार्थी हैं। 40 स्टूडेंट्स आर देयर ओनली। और उस स्कूल में इन्होंने 20 कमरों का निर्माण कराया, 12 कमरों का। अब भाई, जहां 40 विद्यार्थी हैं वहां पहले से ही 5-7 कमरे हैं, तो आपने 12 अतिरिक्त कमरे वहां क्यों बना दिए, क्लासरूम क्यों बनवा दिए? तो सिर्फ टेंडर देना, काम देना और उसमें से कमीशन खाने का काम साफ दिखाई दे रहा है। आपके पास अनाज ज्यादा हो जाएगा तो क्या उसको नाले में फेंकवा देंगे? गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा, पब्लिक यूं ही ठेकेदारों में बांट करके घोटाला कर लेंगे। इट इज नॉट गुड गवर्नेंस। यह सरकार की अच्छी भूमिका नहीं है। लेकिन अब इन चीजों की पोल अब खुलने जा रही है, खुल रही है। तो आप देखें, मैं सिर्फ आपको गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के बारे में बताने जा रहा था। गवर्नमेंट क्या है और गवर्नेंस क्या है, मार्केट के ऊपर इसका प्रभाव क्या है, समाज के ऊपर इसका प्रभाव क्या है, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी जो स्वयं द्वारा व्यापार करके, उद्योग लगा करके, छोटे से बड़ा, उसमें तमाम स्तर हैं। ये 3 पाए हैं जिसके ऊपर एक गुड गवर्नेंस खड़ी होती है। और ये तीनों पाए में से एक भी पाया कमजोर होता है तो वो माना जाता है कि सरकार की नीतियां जो हैं विपरीत प्रभाव डाल रही हैं और अच्छी सरकार नहीं है। परंतु मीडिया को मैनेज करके, मीडिया को कंट्रोल करके, आप देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लोग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, जिसके हेड केजरीवाल थे, मुख्यमंत्री, इन लोग क्या करते थे, मीडिया के कुछ बड़े बड़े न्यूज़पेपर के पत्रकारों को, टीवी चैनल्स के पत्रकारों को पहले से प्रश्न दे दिया करते थे कि ये प्रश्न हम तैयार करके आएंगे और यही प्रश्न आपको पूछना है। जबकि सामाजिक मुखौटा क्या आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ये लग रहा है कि मीडिया वाले इनसे अपने तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने प्रश्न पहले दिए कि यही प्रश्न आप पूछेंगे, यानी एक तरीके से अपने सच्चाई को अलग तरीके से दर्शाना। जैसे कि कोई विद्यार्थी पूरे साल पढ़े और उतने अंक न ला पाए, और एक विद्यार्थी जो 5 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं सिर्फ वही याद कर ले, तो 100% अंक ले आएगा। इसी प्रकार का एक फॉल्स गवर्नेंस केजरीवाल, दिल्ली प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने दिल्ली प्रदेश में दिखाया, और जनता इसमें भूली रही। अब बिजली फ्री, पब्लिक को ये सब चीजें फ्री करने का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं होगा, तमाम चीजों का विकास रुक जाएगा। उन सारे क्षेत्रों में बैलेंस कैसे बना के चलना पड़ेगा? एक आदमी, मान लीजिए हम फैमिली की बात कर लेते हैं, तो एक आदमी
खूब खा रहा है, खूब पहनने को मिल रहा है, खूब उड़ाने को मिल रहा है, और बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है, महंगे स्कूलों में पढ़ रहा है। मान लीजिए उसको आने जाने के लिए कार भी आपने दे दी है, एक को आपने मोटरसाइकिल या बाइक दे दिया है, और एक साइकिल से जा रहा है और एक पैदल जा रहा है, 4 बच्चे हैं भाई। तो क्या माता पिता होने के नाते आपका निर्णय सही है? सबको आपको समानता के हिसाब से देखना चाहिए। एक को मक्खन मलाई खिलाएं, दूसरे को नमक रोटी खिलाएं, तो क्या आपका ये परिवार चलाने का तरीका सही माना जाएगा? मैं समझता हूं शायद नहीं। आप भी ऐसा कहेंगे। तो इस प्रकार से सरकार की नीतियां समाज के हर वर्ग को उपयुक्त बैठती हों, उसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। दोस्तों, यहां पर सिर्फ इतनी ही बात, राजनीति की कोई बात नहीं। और कांग्रेस ने जिस तरीके से इस देश को खंड खंड किया अपने कार्यकाल में, और समाज तक ये बात आने नहीं पाई, और अब उन चीज़ों का पर्दाफाश हो रहा है, उनके ऊपर से पर्दा हट रहा है। तो आप लोग जान रहे हैं, वो भी उस समय मीडिया मैनेजमेंट किया गया। कितने बड़े देश के टुकड़े टुकड़े हो गए, किस प्रकार से ये सरकार, इन्होंने पहले नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वहाँ यहाँ मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, देश का बंटवारा किया। फिर आबादी से अधिक इन्होंने पैसा पाकिस्तान को दिया। फिर यहाँ जो मुसलमानों की ज़मीन यहाँ छूट गई थी, वो यहाँ के बचे हुए मुसलमानों को दे दिया। कायदे से वहाँ से जो हिंदू विस्थापित होकर आए थे उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि वहाँ मुसलमानों को वो ज़मीन मिली जो हिंदुओं की थी, और वहाँ से जो हिंदू आए तो यहाँ मुसलमानों की ज़मीन पर स्थापित करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो मुसलमानों को दे दिया, वक्फ बना दिए, मदरसे बना दिए, और इनकी शक्तियाँ असीमित कर दी। यहाँ तक कि अगर वक्फ डीएम को आदेश देता है कि ये ज़मीन हमारी है, तो उसको कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है, ये वक्फ वाले ही करेंगे। ये कांग्रेस नीतियां लाई थी। तो आगे मैं जब दूसरी बार आप लोगों के सामने आऊंगा तो कांग्रेस ने क्या क्या किया ये बताऊंगा। अभी मैंने केजरीवाल का बताया, थोड़ा सा इसका भी बताया। तो गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, और मोदी जी का जो शासनकाल है उसमें आप देख रहे हैं भारत का महत्व किस प्रकार से। भारत 5वें पावदान, छठे से 5वें पावदान पे आ गया, और अभी 1 साल के अंदर इसको 4थे पावदान पे लाना है, मोदी जी ने कह दिया है। 15 अगस्त को, अभी जब 75 वर्ष भारत की आज़ादी के बीते हैं, यानी 76वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, एक तो उसी दिन मना लिया गया था सन 47 में ही, और फिर 75 साल बीतने के बाद जो 76वां मनाया गया, उसमें मोदी जी ने बोल दिया कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। देश का पैसा जिन लोगों ने खाया, और हो रहा है, रेड पड़ रही है। यानी बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और शिवसेना बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, ये सारे लोग अब इस समय रडार पर हैं। अब इनको ये लग रहा है कि सरकार क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। भाई दुरुपयोग क्यों? तुमने राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग किया है, उसको निजी संपत्ति में कन्वर्ट किया है। और अभी तो देखिए होता क्या है, आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, मैं आपको सीधा बता दूं, घोटाले का मात्र 20%, 50% से अधिक वसूल नहीं हो पाता है। कैसे? मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, तो आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसका जो सरकारी मूल्य होता है, जो सर्किल रेट होता है, वो 50 लाख के आसपास ही होता है, यानी आधा होता है। तो आधा पैसा तो आपको वैसे ही बच गया। इस प्रकार से अब उस प्रॉपर्टी का मूल्यांकन आधा ही तो सरकारी रेट पे तो किया जाएगा, सर्किल रेट के आधार पर तो किया जाएगा। तो चोर लोग आधा तो फिर भी बचा ले जाते हैं, परंतु कुछ तो रिकवर हो जाए। कानून के हिसाब से तो सरकार को चलना है। सरकार में न्यायपालिका एक सरकार का बहुत प्रमुख अंग है। विधायिका जहां है वहां न्यायपालिका भी है और कार्यपालिका है। तो इस प्रकार से यहाँ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आगे आप लोग मुझे विचार देंगे, मैं उस बिंदु पर अगर कुछ बोल पाऊँगा तो बोलूँगा। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हों और कुछ इनमें से तत्व और तथ्यात्मक लगता हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, बताइए। क्योंकि आवाज़ जानी चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं
ये साबित करूं कि मैं बहुत जानता हूं। मैं बहुत नहीं जानता, आप लोगों से बहुत कम जानता हूं, लेकिन सिर्फ ये है कि आप समाज में आ नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे घर का काम बेशक रुक रहा है। आज नवरात्र का अष्टमी का दिन है, व्रत है, तमाम कार्य हो रहे हैं, परंतु मैं इस दौरान ये मैंने जरूरी समझा कि भाव अगर मेरे मन में आए हैं तो मैं इन बातों को आप लोगों के सामने रख दूं। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस का थोड़ा सा अंतर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र प्रेम रखिए, राष्ट्र धर्म को निभाइए। हमारा धर्म जहाँ सनातन धर्म है, आदि धर्म सनातन धर्म है, वहीं आदिकाल से ही हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे भूमि के संरक्षण के लिए, इसकी सुविधा के लिए तमाम प्रयास किए हैं। और इस प्रकार से भारत माता की अखंडता के लिए हम कार्य करते रहेंगे, देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करते रहेंगे, देश के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। दोस्तों, इस संकल्प के साथ अंतिम शब्द आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग भी अपने मन में दोहराइएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं इस मातृभूमि को बार बार और सहस्त्र बार, अनगिनत बार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।